प्रेगनेंसी के 37 वीक्स पूरे होने से पहले बच्चे की बर्थ को प्री टर्म बर्थ कहते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है और दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक मुख्य कारण है। प्रीमेच्योर बेबीज अक्सर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम से भी ग्रसित हो जाते हैं। दुनिया भर में हर साल 10 में से एक बच्चा समय से पहले पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हर साल अनुमानित 15 मिलियन बच्चे समय से पहले जन्मे होते हैं। 184 देशों में समय से पहले जन्मे बच्चों की दर 5 से 18% है। 2010 के डेटा के हिसाब से इंडिया में हर साल 27 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से 3.5 मिलियन बच्चे प्रीमेच्योर होते हैं और तकरीबन 3 लाख बच्चे हर साल की प्रीमेच्योरिटी की कॉम्प्लिकेशंस के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इस सीरियस हेल्थ इशू के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 17 नवंबर को वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन प्रीमेच्योर नवजात शिशु की देखभाल के महत्व को उजागर करने की कोशिश के लिए जगह जगह इवेंट्स और वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। मेरी सर्कल में हम वर्ल्ड प्रीमेच्योरिटी डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about premature birth. हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर श्वेता शाह से। डॉक्टर श्वेता शाह मुंबई के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलिस्ट में से एक हैं। डॉक्टर श्वेता शाह केजी समाया मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एसआरवी हॉस्पिटल, वरदान हॉस्पिटल में भी काम कर चुकी हैं। आप प्रेजेंटली क्लाउड9 हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, जहां आप अपने पेशेंट्स की लो कॉस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी करती हैं। She has treated numerous women patients with infertility, gynecological issues, and menopausal issues with great success. She has been awarded the first prize in the category of surgical video presentation on laparoscopic management of ureteric endometriosis at International E-Conference organized by FOGSI and SEUD, Society of Endometriosis and Uterine Disorders, March 2021. She has also been awarded N.A. Purandare Prize for Best Paper Presentation on Cancer Care in Peripheral Hospitals, organized by Mumbai Obstetrics and Gynecology Society 2015. Welcome to Mary Circle. डॉक्टर श्वेता शाह, आपका स्वागत करते हैं हम। नमस्ते। कैसी है मैम? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपको देखकर और भी खुश हो गई हूँ कि आज इस गंभीर विषय पे लेकिन आप बहुत ही हंसमुख डॉक्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, तो आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को आज जो जानकारी मिलने वाली है वो बहुत काम की होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। I would like to thank MediCircle for inviting me and giving me a platform to come as a speaker for this important topic. The most important topic on prematurity के बारे में कुछ मेरे views express करने के लिए। Thank you so much. सो मैम, तुरंत आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ती हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि मैम, प्रीमेच्योर बर्थ के कारण क्या होते हैं? The causes of prematurity, as हमारे medical language में कहा जाता है कि any kind of infection in the pregnancy, मतलब अगर गर्भवती औरत में कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, if it is ignored or if it is left untreated, can precipitate or can trigger into a premature birth. अभी उसमें क्या क्या इन्फेक्शंस आते हैं, लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मतलब कि बुखार, सर्दी, खांसी, कोई भी टाइप का डायरिया, कोई भी टाइप का इनफेक्ट डेंटल इन्फेक्शन लाइक डेंटल केरीज कैन ऑल्सो ट्रिगर अ प्रीमेच्योर बर्थ। नाउ ये सब इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, पर अगर आपने अपने डॉक्टर के पास जाके उसका समय के साथ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लिया तो वो प्रीमेच्योर बर्थ में नहीं जाता है। दूसरे कारण ये हो सकते हैं कि अगर कोई गर्भवती औरत को कोई मेडिकल कंडीशन है, लाइक डायबिटीज है प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी का, बीपी है प्रेगनेंसी का, मदर का हीमोग्लोबिन लो है जिसको हमारी भाषा में अनेमिया इन प्रेगनेंसी कहते हैं, कोई हार्ट डिजीज, कोई किडनी का डिजीज है प्रेगनेंसी में, तो इसके कारण भी प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है। दूसरे कारण है कि माता का ध्यान नहीं रखा जाता है, खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है। हमारे इंडिया में स्पेशली गांव में कुछ औरतें वो तंबाकू वगैरह जो लेते हैं, जिसको नहीं, जिसका सेवन नहीं करना चाहिए 9 महीनों में, या तो आगे भी नहीं करना चाहिए। ये सब बेसिक कॉजेज है प्रीमैच्योर बर्थ के। बहुत ही काम की बातें आपने बताई है मैम, बहुत ही सुलझे तरीके से समझाई हमें। आप ये बताइए हमें कि क्या प्रीमेच्योर डिलीवरीज वाकई बहुत कॉमन है, या कितनी कॉमन है? बहुत कॉमन है ग्लोबली, पूरे विश्व भर में प्री मेच्योरिटी डिलीवरी का रेट है अराउंड 5% टू 18%, 5% से लेके 18%। और सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में स्पेशली पेरिफेरल जो लोकेशंस है इंडिया के गांव वगैरह में, जहाँ पे टाइमली मदर को सर्विसेज नहीं मिलती है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, कुछ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, वहां पे जब टाइमली मदद नहीं मिलती है, जैसे मैंने ये सब इन्फेक्शंस बताए, वो लोग उनको इग्नोर करते हैं, डॉक्टर के पास जाते नहीं है, तो इन सब कारणों की वजह से इंडिया में 12 to 14% प्रीमेच्योरिटी रेट है। विच इज अ बिग नंबर मैम। तो यानी बिग। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान है कि हमें इन सब चीजों को, जो कारणों को आपने भी बताया, उन पे अगर हम फोकस करते हैं, थोड़ा सतर्क रहते हैं और प्रसूता का ख्याल रखते हैं, मदर का, जो गर्भवती महिला है उसका ख्याल रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आसानी से सुलझाया जा सकता है और इन्हें रोका जा और सकता है। ये जो जी। 2 साल है, ये 2 साल में कोरोना जब आने के बाद तो और भी ज्यादा प्रीमेच्योरिटी रेट बढ़ गया है, क्योंकि एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, मैं बार बार वही चीज पे आई एम स्ट्रेसिंग, एनी काइंड ऑफ माइनर मेजर लोकल इन्फेक्शन इफ नॉट ट्रीटेड, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर के पास नहीं गए, तो प्री मैच्योरिटी डिलीवरी का भी रिस्क रहता है। एक छोटा सा इन्फेक्शन, जैसे मैंने डेंटल इन्फेक्शन बोला, डेंटल केरीज होते हैं, या तो गम का इन्फेक्शन होता है जिसको हमारी भाषा में गिंगवाइटिस बोलते हैं, ये सब से भी आप, एक लेडी कैन गो इनटू अ प्रीटर्म डिलीवरी। और अपने आप में कोरोना का समय, वैसे ये पैंडेमिक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेस का एक कारण है। तो इस प्रकार की किसी भी एंजाइटी से और स्ट्रेस से अगर वो औरत, जो बच्चा डिलीवर करने वाली गुजर रही है, तो एनीथिंग कुड बी सीरियस फॉर हर। तो आई एम श्योर यस। आपसे ये जानकारी लेकर बहुत से पेरेंट्स अचानक से बहुत सतर्क हो गए होंगे। मैम, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि पेरेंट्स को अपने प्रीमेच्योर बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, या क्या ये करना बहुत, चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझे, जब वो लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते हैं, जब बच्चा डॉक्टर की निगरानी में रहता है, सिस्टर की निगरानी में रहता है, जब एनआईसीयू में रहता है, तो हम लोग 24 घंटा वो बच्चे की हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं। प्लस हमारे एनआईसीयू वगैरह में कुछ मशीन्स रहते हैं जो बच्चे को लगाए जाते हैं, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चलता है। पर जब वो बच्चे को हम ठीक कर पे के माँ बाप के हाथ में सौंपते हैं और बोलते हैं कि अभी आपको ये बच्चे का ध्यान आपके घर पे रखना है, तो द फर्स्ट थिंग, द पेरेंट्स गेट लॉट ऑफ एंजाइटी, दे बिकम नर्वस, दे गेट टेकन अबैक कि इतना छोटा बच्चा, इतना कम वजन, हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो भी मैं बताने वाली हूँ, एक एक पॉइंट का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। सबसे पहली बात कि ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि माता का दूध इज लाइक अमृत, हम लोग बोलते हैं, फॉर ऑल ऑब्स्टेट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियंस वर्ल्ड वाइड बोलते हैं कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट मिल्क और द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर बेबी। तो चाहे आपका बच्चा प्री मैच्योर है, चाहे आपका बच्चा फुल टर्म है, मदर्स मिल्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी गिवन। अभी जो बच्चे प्री मैच्योर रहते हैं उनमें तो ज्यादा है कि ज्यादा मदर का मिल्क मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कुछ फैक्टर्स है जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे बच्चे को आगे इन्फेक्शन होने का रिस्क कम रहता है, बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंट मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट में भी, आईक्यू डेवलपमेंट में भी, बच्चे को आगे जाके ओबेसिटी, मोटापा, जो बचपन का मोटापा है, आगे चल के अस्थमा, डायबिटीज, ये सभी चीजों से वो प्रिवेंट करता है। इसलिए बच्चे को माँ का दूध मिलना बहुत 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 जरूरी है, और ये बच्चे का हक है।
ठीक है। तो अगर आप जो जो बच्चे कम वजन के या कम जेस्टेशन एज के रहते हैं, उनको कभी कभी लैचिंग मतलब कि माता की छाती पे निप्पल पे अटैच होने में नहीं तकलीफ होती है जी, उतना उतना अच्छे केपेबल से होते सीखा हैं, नहीं होता तो है फिर जी। ऐसे बच्चों में क्या करना चाहिए? क्योंकि वो प्री मच्योर है, तो उनके जो सारे रिफ्लेक्सेस रहते हैं वो स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चा। उनको वो सब डेवलप करने को टाइम लगता है। तो फिर वैसे केसेस में क्या कर सकते हैं, माताएं अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप से या अपने हाथ से निकाल के एक क्लीन वाटी स्पून से, जिसको हमारी भाषा में पलाडे फीड्स बोलते हैं, उससे दे सकते हैं। या तो आप बॉटल में डाल के भी दे सकते हैं, पर दूध आपका ही जाना चाहिए। ये मेरा मेन निष्कर्ष है, ये बार बार यही चीज पे मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। कोई भी तरीके से, ये दोनों तरीके में से आप अपने बच्चे को अपना दूध से वंचित मत करिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज है कि एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है। ये जो बच्चे रहते हैं उनमें ब्रेन में कुछ इश्यू होने के कारण जो नॉर्मल रूम का टेम्परेचर रहता है उससे उनको एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि वो छोटे हैं, उनका वजन कम है, उनका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो चल रहा है। तो इसलिए हमारे डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियंस वर्ल्ड वाइड ये बोलते हैं कि ऐसे बच्चों को स्किन टू स्किन कांटेक्ट, मतलब कि कैंगेरू मदर केयर जिसको हम बोलते हैं, दो जी उसमें मदर का नाम आता है, हाँ पर हाँ ये केयर स्किन टू स्किन कांटेक्ट है। ये कोई भी केयर गिवर या फादर या कोई भी क्लोज रिलेटिव प्रोवाइड कर सकता है बच्चे को। जी इसमें भी अपने फायदे हैं कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट के कारण जो गर्मावट रहती है वो बच्चे को मिलती है, इसलिए वो लोग बार बार ठंडे नहीं पड़ते हैं। दूसरी बात, बॉन्डिंग अच्छा होता है मदर या बेबी, फादर या बेबी में जो इमोशनल बॉन्डिंग, जैसे 9 मंथ्स में बच्चा मदर के पेट में रहता है तो वो दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है, वैसा वाला फीलिंग वो बच्चे को आता है अगर वो मदर ने किया तो। पर बिकॉज ऑफ सम अदर इश्यूज, क्योंकि मदर भी बहुत थक जाती है बेबी होने के बाद, कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग, ये अपना कुछ हीलिंग चालू रहता है, सीजेरियन हुआ रहता है तो स्टिचेस का पेन, ये वो, तो वो छोड़ के अगर फादर ने भी किया तो इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल टू द बेबी इन ईदर वेज। इससे हमारे लिटरेचर में, हमारे बुक्स में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से बच्चे का न्यूरो डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। तीसरी राइट चीज कि बेबी का जो स्लीपिंग रिक्वायरमेंट्स है, जो सोने की रिक्वायरमेंट्स है, ये जो बच्चे छोटे रहते हैं उनकी स्लीपिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि वो ज्यादा अपनी एनर्जी स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो छोटे हैं, इसलिए उनको ज्यादातर टाइम सोने में ही देना चाहिए। और जब वो बच्चे सोते रहते हैं तब हमारे साइड से एज अडल्ट मिनिमम डिस्टर्बेंस होना चाहिए, मिनिमम हैंडलिंग होना चाहिए बच्चों का। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मतलब कि जैसा एटमॉस्फेयर मदर के वूम्ब में मिलता है बच्चे को, वैसा सेम टू सेम बिल्कुल एटमॉस्फेयर हम लोग को बच्चा डिस्चार्ज होने पर क्रिएट करना पड़ता है। हम एनआईसीयू में जब इंक्यूबेटर में भी बच्चे को रखते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है, उसके जो सब कंट्रोल्स है, वो हम ऐसे इस प्रकार से वो कंट्रोल किया जाता है जैसे कि बच्चा माँ के वूम्ब में ग्रो होगा कुछ महीने, वैसे ही उसकी ग्रोथ चालू रहती है, सिर्फ कि वो बाहर है और मदर के पेट में नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। दूसरी चीज कि बच्चे को मिलने आने वाले जो लोग रहते हैं वो प्लीज कम से कम होने चाहिए, बहुत ही कम। अभी तो ये कोविड में सब कुछ, सब लोग को समझ गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, हाइजीन क्या है, हाथ सैनिटाइजर से क्यों धोने चाहिए, मास्क क्यों चाहिए, तो ये सब अभी किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से हम एज डॉक्टर्स जो हाइजीन पे बोलते रहते थे हमारे पेशेंट्स को, वो ये कोरोना ने हमारा काम एकदम आसान कर दिया है। एवरी इंडिविजुअल, राइट फ्रॉम इलिटरेट मैन ऑन द रोड टू द मोस्ट लिटरेट मैन, उनको समझ में आ गया है कि हाइजीन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है फॉर अ गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये बच्चे, जैसे मैंने बोले, छोटे रहते हैं, वजन कम रहता है, इम्यूनिटी कम रहती है, इसलिए जितने लोग बाहर से आके कम बच्चे का हैंडलिंग, बच्चे को उठाना, बच्चे को छूना, बच्चे को खिलाना, ये जितना कम होगा उतना वो बच्चे के लिए अच्छा है, उतना बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा, उतना उसको इन्फेक्शन कम होगा और उतना ही उसका हॉस्पिटल
में बार बार जाने का रिस्क कम होगा, क्योंकि ऐसे बच्चे को हॉस्पिटल में भी बार बार ले जाने का भी अपना एक रिस्क रहता है। इसलिए मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द बेबी। और अगर आपने देखा होगा कि जब बच्चे एनआईसीयू में रहते हैं, हम लोग स्पेसिफिकली किसी को अंदर आने नहीं देते हैं। वो एक कांच का एक लगाया रहता है, उसमें से ही हम सब मदर्स को बच्चे को देखने के लिए रहते हैं, क्योंकि उसका कारण यही है कि ये जो कम वजन वाले बच्चे रहते हैं उनको इम्यूनिटी कम होने के कारण जल्दी इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने के कारण उनका ग्रोथ और रुक जाता है और वजन कम हो जाता है और बाकी भी डिलेड हीलिंग होने लगता है। इसलिए मिनिमम हैंडलिंग इज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। अगर छू भी रहे हैं बच्चे को तो सबने हाथ धोने चाहिए। हाथ सैनिटाइजर से धोने के बाद, टॉवल से क्लीन करने के बाद 1-2 मिनट बच्चे को खिला लिया, हो गया, छोड़ दो बच्चे को अपने मदर के पास। ये बहुत जरूरी है। वाओ, इतने अच्छे से हमें आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बताया होगा। जो सारे आपने जितने भी डाउट्स हमारे लिसनर्स के, ऑडियंस के हमारे दिमाग में होंगे, आपने उन सभी चीजों को इतनी क्लैरिटी के साथ और इतने सरल शब्दों में आपने एक्सप्लेन किया है मैम, दैट आई थिंक यू द बेस्ट डॉक्टर दैट वी हैव हैड इन द लॉन्गेस्ट टाइम। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर जी ये बिल्कुल। आगे इतना महत्व देते हैं। मैंने देखा है, मेरे खुद के पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि हम लोग ने बच्चे को अराउंड 1 kg, कुछ 700-800 ग्राम का बच्चा निकाला है डिलीवरी करके। उसके बाद बच्चा एनआईसीयू में गया है, कुछ 4-5-6 हफ्ते एनआईसीयू में रख के हमने 1 किलो का बच्चा करके घर भेजा है। और घर पे भेजने के बाद जब पीडियाट्रिशियंस बार बार वही चीज बोलते हैं, और जब हम लोग भी बार बार वही चीज मदर फादर को बोलते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। वो बार बार सुनने के कारण ना वो दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं, ये सब फॉलो करना है हमारे बच्चे के लिए। जब हम लोग इतना एफर्ट्स ले रहे हैं किसी और बच्चे को अच्छा करने के लिए, जब हम इतने एफर्ट्स ले रहे हैं, तो हम हमारे पेशेंट से भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी इतने एफर्ट्स ले। और उनको एफर्ट्स लेने के लिए हमको उनको समझाना पड़ेगा, तभी उनको समझेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि फॉर देम सिर्फ वही एक चाइल्ड प्री मैच्योर है, पर हम लोग और भी प्री मैच्योर बेबीज हमने देखे हुए हैं, और हमने देखे हुए कि ये सब फॉलो करने के कारण क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो बोलते हैं अगर वो फॉलो करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी रियली कैचअप ग्रोथ फास्ट, और कोई बोलेगा भी नहीं 5 साल के बाद कि ये प्री मैच्योर बच्चा था। आई विश कि ऐसे सिंसियर और डेडिकेटेड डॉक्टर्स पूरे भारतवर्ष में फैल जाएं, क्योंकि आपने जितनी पैशन के साथ इस बात को कहा है, सो वी कैन रियलाइज कि भाई आपके लिए सच में ये बात ही आपने जो कही, मैं बिल्कुल इससे वाकिफ हूं कि आप, एक छोटा सा बच्चा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक पूरे परिवार की जान उस पर बसती है। आप ऐसे कितने सारे लोगों की जानों को आप लोग समेट कर रखते हैं अपने हॉस्पिटल में, एंड यू टेक एक एक बच्चे की ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे वो आपका खुद का बच्चा हो। तो ऐसे में ये बिल्कुल जिम्मेदारी पेरेंट की है कि बिल्कुल अपने डॉक्टर को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट की, अपने पीडियाट्रिशियन की आप बातें सुने और समझें, और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे फॉलो करें जैसे उन्होंने आपको बताया है। तो एक बात सच बताऊंगी तो मैं मेरे खुद के बच्चे का इतना ध्यान नहीं रखती हूँ। जब मैंने डिलीवर किया हुआ या कोई सिजेरियन किया हुआ बच्चा मेरे पास मेरे हाथ में आता है तो मैं जी उसका ज्यादा ध्यान जी, आई थिंक दैट्स द केस विद एवरी टीचर एज वेल। यहाँ तो ये सेम या एग्जाम्पल है कि एक टीचर शायद अपने बच्चे को कभी उतने प्यार और लगन से नहीं पढ़ाती है जितने वो अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाती है। सो आई थिंक दीज टू प्रोफेशन आर, दैट्स द ओनली रीजन व्हाई तो यू आर रिस्पेक्टेड वर्ल्ड ओवर। इसीलिए शायद क्योंकि हमारे डॉक्टर्स को और शिक्षकों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, और इन्हें सबसे ज्यादा भगवान का दर्जा हमारे दिया साथ जाता है। क्या होता है कि जब से वो बच्चा मदर के पेट में आता है, जब से मम्मी का यूपीटी मतलब यूरिन प्रेगनेंसी किट पॉजिटिव आता है, तब से हमारा उसके साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। तो वो पूरा 9 मंथ्स हम लोग ध्यान रखते हैं। जब हम लोग 9 मंथ्स इतना ध्यान रखते हैं और उसके बावजूद अगर ऐसा होता है किसी के साथ अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहता है, तो हमको बहुत बुरा लगता है और हमको ऐसा लगता है कि इतना ध्यान रखा है, थोड़ा और ध्यान रख लेंगे तो एक बच्चा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, और आई एम श्योर आज हमारे ऑडियंस को ये बात समझ में आ गई होगी कि इन सारी चीजों का कितना महत्व है। और बहुत जरूरी चीज आपने बताई जो मेरे ख्याल से इस पूरे इंटरव्यू का बिगेस्ट टेक अवे होने वाला है, दैट एक प्रीमेच्योर बच्चा, उसे वही सारी सुविधाएं चाहिए
जो उसे एक माँ के कोख में मिल रही थी, उस माँ के पेट में उसे जो सुविधाएं मिल रही थी, वो पूरी कोशिश की जाती है कि वो उतना वक्त तो अपना पूरा लेगा ही लेगा, उसके बाद ही वो बेहतर हो सकता है। तो उसको अगर सही वक्त पे सही डॉक्टर के माध्यम से और घर पे भी वो सुविधाएं दी जाएं, जैसे कि डॉक्टर्स आपको ताकीद कर रहे हैं, तो आई एम श्योर बच्चा जरूर रिकवर करेगा। और जैसे मैम ने कहा कि आप 5 साल बाद बता भी नहीं पाएंगे कि ये प्रीमेच्योर बच्चा है। दैट वाज सो मेरे ब्यूटीफुल। खुद कहते हैं, मैं खुद शॉक हो जाती हूँ जब मैं वो बच्चे को 5 इयर्स पे देखती हूँ, ये इतना इतना छोटू सा था। सो मैम, इसके साथ ही इतने प्यारी बातों के बाद मुझे लगता है कि बस एक प्रश्न मेरा रह गया है आपसे पूछने को, कि ये प्रीमेच्योरिटी जिसमें मैक्सिमम केसेस में हम सब होप एंड प्रे करते हैं कि बच्चा इस अपने हिस्से को पार कर जाए, इस माइलस्टोन को, और किसी तरीके से गुजर जाए इस हिस्से से, ऐसे में क्या प्रीमेच्योरिटी वाकई फेटल भी हो सकती है? यस, प्री मेच्योरिटी फेटल हो सकती है, डिपेंडिंग कि बच्चे का वजन कितना है और बच्चा कौन से जेस्टेशन एज पे बॉर्न हुआ है। मतलब प्री मेच्योरिटी लेस देन 37 वीक्स, पर वो लेस देन 37 वीक्स को भी हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं कि 28 to 32 वीक्स में बॉर्न होने वाला है, 32 to 34 वीक्स में बॉर्न होने वाला है, कि 34 to 37 वीक्स में। जो भी बच्चे 34 to 37 वीक्स में बॉर्न होते हैं वो लोग यूजुअली अच्छा करते हैं, उनको एनआईसीयू वगैरह का भी सपोर्ट नहीं लगता है, लगा तो 1 आध 2 दिन के लिए, और उनका वजन भी अच्छा रहता है, अराउंड 1.5 to 2.5 तक रहता है। जो बच्चे 34 वीक्स से लेके 31 वीक्स में जो होते हैं उनका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनको ज्यादा एनआईसीयू केयर लग सकता है, ज्यादा दिन एनआईसीयू में ले सकते हैं, उनका जो वजन है वो बढ़ने को टाइम लग सकता है। सबसे ज्यादा फेटल लेस देन 28 to 32 वीक्स वाले रहते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जितना कम वजन और जितना कम जेस्टेशनल एज है उतना ज्यादा रिस्क है फेटल कॉम्प्लिकेशंस का और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द बेबी इन द एनआईसीयू। पर दूसरा, इफ यू सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, कि अभी बिकॉज पहले जब बहुत पहले की बात करेंगे तो ऐसा एनआईसीयू वगैरह कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता था, गर्भवती माताओं को इतना केयर वगैरह मिलता नहीं था, घर पे ही डिलीवरियां हो जाती थी। पर अभी बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इम्प्रूव्ड सोनोग्राफी टेक्निक्स, हम लोग बार बार सोनोग्राफी करते हैं, सब हाई एंड मशीन अवेलेबल है कि बच्चे का पूरा बच्चा दिखता है, जिसको हमारी भाषा में 3D 4D सोनोग्राफी बोलते हैं। फिर एनआईसीयू टेक्निक्स हैव बीन अमेजिंगली डेवलप्ड, मतलब कि मैंने आपको बताया कि जैसा वातावरण मदर के कोख में है वैसा सेम टू सेम वातावरण हम लोग आर्टिफिशियली एनआईसीयू में बनाते हैं, जिससे कि बच्चे का ग्रोथ अच्छा हो, बच्चे को अभी भी ऐसा ही लगे कि मैं माँ की कोख में हूँ, तो वो जल्दी ग्रोथ कैचअप कर लेगा। तो ये सब टेक्निक्स और ये सब चीजें आने के बाद अभी काफी ज्यादा फेटालिटी रेट कम हो चुकी है, बट we still cannot deny the fact that it can be fatal, especially if the gestational age is between 28 to 32 weeks. फैंटास्टिक। आई थिंक बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी आज ना सिर्फ मेरे दिमाग में बल्कि हमारे सभी देखने वालों के दिमाग में भी आ गई है इस विषय से संबंधित। और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर। यू हैव बीन इमेंसली इंफॉर्मेटिव, और आपने बहुत ही आसानी के साथ इतने बड़े विषय को समेटा है इस हमारे छोटे से इंटरव्यू के टाइम में। उसके लिए बेहद धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं आपको। साथ ही आप बता रही थी कि आपने इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आपने अपने साथी डॉक्टर सुमित कर्ण का भी आपने सहारा सहयोग लिया था, जो कि पीडियाट्रिशियन है और खुद भी दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। जी। तो हम बिल्कुल आपकी तरफ से हम I मतलब हमारे। छोटा जी। सा 2 मिनट दूंगी। I would just like to thank him. He is a practicing pediatrician and neonatologist in Rainbow chain of hospitals, which is known as Rosewalk Hospital in Noida, in Delhi. Yeah, I would just like to thank him for giving his beautiful inputs, because ये जो topic है prematurity, उसमें गायनेक ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ पीडियाट्रिशियन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, और ये दोनों साथ मिलके जो बच्चे को ठीक कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट रहता है। इसलिए आपके इंटरव्यू के लिए मैंने थोड़ा समय निकाल के उनसे मैंने उनका थोड़ा सा एक उनके क्या व्यूज है ऑन प्री मैच्योरिटी वो मैंने उनसे भी लेने की ट्राई किया, और आप लोगों को जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं वो देने का प्रयत्न किया।
और मैम मुझे लगता है कि इन सभी प्रयत्नों का बहुत ज्यादा फायदा हुआ है हम सभी को। मैं पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आज हमारे संग इस डॉक्टर स्पीक में जुड़ी, हमें इतनी सारी आपने काम की बातें बताई। थैंक यू सो मच। आपने अपना अमूल्य समय तो दिया ही, साथ ही इतनी इंसाइट जो आपने दी है आज इस विषय पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंस अगेन। थैंक यू सो Thank you मच। so much. It was a very good interactive session. I really enjoyed and looking forward for further more. Thank you. थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू।